नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनन विधेयक को किया मंजूर। इस बिल से देश के 60 जिलों में चल रही खनन परियोजनाओं में प्रभावित लोगों को भी मिल सकेगा लाभ और रॉयल्टी में हिस्सा। मंत्रिमंडल ने अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस को दी मंजूरी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा, यूपीए सरकार विश्वसनीयता के संकट से जूझ रही है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में नहीं होगा सपा और बसपा से कोई तालमेल। उच्चतम न्यायालय ने हसन अली खान की जमानत याचिका खारिज की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर लगा दी थी रोक। भारत ने उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण स्थल से परमाणु क्षमता वाले अग्नि-2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला मिसाइल ठोस ईंधन के जरिए किया जा सकता है प्रचालित। और हैदराबाद में तेलंगाना संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बुलाए गए एक दिन के बंद से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। नमस्कार, सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनन विधेयक को आज अपनी मंजूरी दे दी। इस बिल से देश के 60 जिलों में चल रही खनन परियोजनाओं में प्रभावित लोगों को भी लाभ और रॉयल्टी में हिस्सा मिल सकेगा। खान मंत्री दिनसा पटेल ने संवाददाताओं को इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने फैसला किया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए त्योहारों के मौके पर 78 दिन के वेतन के बराबर का बोनस दिया जाएगा। और अब बात करते हैं भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में प्रारंभ हुई। बैठक में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तैयार की जाएगी। भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में किसी भी प्रकार का तालमेल सपा और बसपा से नहीं किया जाएगा। पार्टी ने यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया है। भाजपा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। आज कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई और योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी के पैमाने को एक मजाक बताया। अब बात हसन अली की। धन की हेराफेरी मामले के आरोपी हसन अली की जमानत याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है। हसन अली पर टैक्स की चोरी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हसन अली खान को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। पुणे के घोड़ा व्यापारी हसन अली खान धन की हेराफेरी के मामले में जेल में बंद हैं। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के सीमा गार्ड दोनों समन्वित रूप से सीमा प्रबंधन योजना को इस साल के 31 अक्टूबर तक लागू करेंगे। बीएसएफ और बांग्लादेश के सीमा गार्ड महानिदेशक स्तर का सम्मेलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि 6 दिन तक चली बैठक का समापन आज ढाका में संपन्न हुआ। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीएसएफ के महानिदेशक रमन श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्ष इस साल 31 अक्टूबर तक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठा रहे हैं। दोनों पक्ष सीमा पार अपराधों से निपटने और इसे अधिक प्रभावी ढंग से किस तरह से लागू किया जाए इस पर काम करेगी। बीएसएफ के महानिदेशक रमन श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसएफ ने भारतीय अपराधियों की एक सूची सौंपी है जो संवेदनशील क्षेत्रों भारत बांग्लादेश सीमा पर आपराधिक गतिविधियों के साथ विद्रोहियों को छिपाने का काम करते हैं। बांग्लादेश के सीमा गार्ड के मेजर जनरल अनवर हुसैन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के उस आश्वासन को दोहराया जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस दौरान दोनों महानिदेशकों के बीच एक संयुक्त रिकॉर्ड दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी हुए। यह दोनों देशों के बीच 34वें वार्षिक महानिदेशक स्तर का सम्मेलन था जो क्रमबद्ध रूप से एक साल नई दिल्ली में और एक साल ढाका में आयोजित किया जाता है। और अब बात राष्ट्रपति की विदेश यात्रा की। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2 देशों की सरकारी यात्रा के लिए रवाना हो गई हैं। अपनी यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड जाएंगी और उसके बाद वे ऑस्ट्रिया पहुंचेंगी। राष्ट्रपति की सप्ताह भर लंबी यात्रा के दौरान भारत स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के साथ व्यापार के अछूते क्षेत्रों को तलाशने की कोशिश करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज अनुपयुक्त इंडोसल्फान के निर्यात की इजाजत दे दी है। देश में इस वक्त करीब 1090 मीट्रिक टन कीटनाशक होने का अनुमान है। सस्ता होने की वजह से इसका काफी उपयोग होता है, विशेष करके केरल में। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर होने वाले इसके असर के कारण
हाल के दिनों में लोगों ने काफी प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मानव स्वास्थ्य पर होने वाले बुरे असर के मद्देनजर 13 मई को इंडोसल्फान के उत्पादन, व्यापार और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्र सरकार जल्द ही देश के वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए एक नई राष्ट्रीय नीति बनाने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने दिल्ली में कहा कि इसके लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट आ गई है और इसे जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों को भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कल 11 भारतीय मछुआरों को सीमा का उल्लंघन करते हुए मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनकी 3 नौकाएं भी जब्त कर ली। मछुआरों को गिरफ्तार करने वाली समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने इसके बाद दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में इन मछुआरों को डॉक्स पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। दक्षिण एशिया के ये दोनों पड़ोसी देश सीमा के उल्लंघन के लिए अक्सर एक दूसरे के मछुआरों को गिरफ्तार करते रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने पिछले वर्ष ऐसे सैकड़ों कैदियों को रिहा किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच काफी लंबी समुद्री सीमा है और इनके बीच कोई स्पष्ट सीमा निर्धारण नहीं है। इसी वजह से दोनों पक्षों के मछुआरे नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। सीएनजी के मूल्यों में आज मध्यरात्रि से 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सीएनजी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी आईजीएल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मूल्य 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए जा रहे हैं। अब सीएनजी की कीमत बढ़कर 32 रुपए प्रति किलो हो जाएगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए 30 पैसे की वृद्धि हो जाएगी, जिससे इन जगहों पर सीएनजी की कीमत 35 रुपए 90 पैसे हो जाएगी। राजधानी में 5वीं बार सीएनजी के मूल्यों में वृद्धि की गई है। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने तेलंगाना मुद्दे पर आज शाम अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को सौंप दी। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में तेलंगाना राज्य के समर्थक और विरोधी गुटों से कई दौर की बातचीत की थी। टीआरएस प्रमुख की चंद्रशेखर राव की अगुवाई में 22 सदस्यीय टीम के साथ देर रात नई दिल्ली आ रहे हैं। यहां वे इस मामले पर पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। इस बीच तेलंगाना राज्य के समर्थन में तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति के द्वारा हैदराबाद में बंद का आह्वान करने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बंद का आज 18वां दिन है। बंद के आह्वान के कारण दुकान, पेट्रोल पंप और सिनेमा हॉल सहित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। एपीएसआरटीसी के कर्मचारियों द्वारा बंद के आह्वान के कारण सार्वजनिक परिवहन बुरी तरह से प्रभावित हुए। भारत ने उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण स्थल से परमाणु क्षमता वाले अग्नि 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाले इस मिसाइल का वजन करीब 17 टन और इसकी लंबाई 20 मीटर है। पहले इसका परीक्षण 29 अगस्त को होना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे टाल दिया गया। सुबह 9:30 बजे इसका परीक्षण किया गया। यह मिसाइल प्रणाली अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है, जिसे ठोस ईंधन के जरिए प्रचालित किया जा सकता है। चीन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ते हुए महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में तियांगोंग 1 अंतरिक्ष प्रयोगशाला मॉड्यूल का कल सफल प्रक्षेपण किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्ष 2020 तक चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, जिसे उसने आसमानी महल का नाम दिया है। मौजूदा समय में रूस और अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों द्वारा विकसित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन काम कर रहा है। पाकिस्तान में शीर्ष राजनीतिज्ञों की हुई बैठक में अमेरिका के इन आरोपों को खारिज कर दिया गया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान में छापामार लड़ाई चला रही है। नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने आई किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में देश की आम जनता सेनाओं का पूरा साथ देगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर बढ़ रहे तनाव को देखते हुए राजनीतिक नेताओं और धार्मिक दलों की बैठक बुलाई थी। इससे पहले अमेरिका ने धमकी दी थी कि वह अफगानिस्तान की सीमा पर जनजातीय इलाके में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ एकपक्षीय सैन्य कार्रवाई करेगा। बैठक में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व देश के खिलाफ लगाए गए उन बेबुनियादी आरोपों का खंडन करता है जिनका कोई आधार नहीं है और जो आपसी भागीदारी की भावना के लिए अपमानजनक हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी भी खतरे का मुकाबला करने में सेनाओं के साथ पूरी एकजुटता और समर्थन व्यक्त करता है। प्रस्ताव को लगभग 30 पार्टियों के नेताओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के बीच मधुर संबंधों का पक्षधर है, किंतु वह चाहता है कि पाकिस्तान से आतंकवादियों का सफाया हो।
वाशिंगटन में बोलते हुए क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध पेचीदा तो हैं, किंतु आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अहम हैं। अमेरिकी सेना के संयुक्त प्रमुख माइक मुलेन द्वारा हक्कानी आतंकवादी गुट को आईएसआई का समर्थन देने का आरोप लगाने के बाद दोनों देशों के बीच उत्पन्न कड़वाहट को क्लिंटन ने कम करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ किया कि अमेरिकी सेना के संयुक्त प्रमुख माइक मुलेन ने हमेशा अमेरिका पाकिस्तान भागीदारी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है। मुलेन ने आरोप लगाया था कि काबुल में अमेरिकी दूतावास पर आईएसआई के समर्थन से हक्कानी गुट ने हमला किया था और इसके बाद भारत पाकिस्तान संबंध काफी निम्न स्तर पर आ गए हैं। गुलाम नबी आजाद ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की है और तेलंगाना के मामले पर अपनी एक रिपोर्ट सौंपी है। अब बात करेंगे खेल की। चैंपियंस लीग टी20 में कल के एकमात्र मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स को जैक कैलिस और ब्रैड हैडिन ने तेज शुरुआत दी। हैडिन 42 रन बनाकर आउट हुए। कैलिस और गंभीर दोनों ने शानदार अर्धशतक लगाया। कैलिस 64 और गंभीर 55 रन बनाकर नाबाद रहे। अपने पहले दोनों मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए सिर्फ एक जीत की दरकार है, जबकि केप कोब्राज ने 2 मैच खेले हैं जिनमें एक में जीत और दूसरे में हार हुई है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के विकास कृष्ण ने बाकू में चल रहे विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 69 किलोग्राम वर्ग में जीत के साथ शुरुआत की है। कल खेले गए बाउट में उन्होंने किर्गिस्तान की असादुलो बोमर 2 को आसानी से 16-8 से मात दी। अब विकास का सामना 2 अक्टूबर को बेलारूस के मोहम्मद नूरुद्दीनाउ से होगा, लेकिन 91 किलोग्राम वर्ग में परमजीत समोटा को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें लिथुआनिया के मुक्केबाज विटालियज सबेसियस ने 14-12 से हराया। आज 64 किलोग्राम वर्ग में मनोज कुमार का सामना बहामास के वेलेंटिनो नोल्स के साथ होगा। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।